पहले पार्ट में हम पॉलिटी देख रहे थे, विजन एज मंथली करंट अफेयर्स का। अब जो है इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं, ये हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए। अभी तक अगर आपने ज्वाइन बटन ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर ले, सो दैट यू विल एबल टू एक्सेस द इंटायर प्लेलिस्ट। फाइन। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है यहाँ पर, इसमें जो पहला आर्टिकल है वो किसके बारे में बात कर रहा है, राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज। ठीक है, तो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी पे ही जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको राइज होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, न्यूज अगर मैं आप हम बात करें, देयर हैज बीन अ स्ट्राइकिंग सर्ज इन एंटी इमिग्रेशन रियोटिक प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है। ये हर देश आप कहीं ना कहीं आप न्यूज में देखोगे कि अभी यूरोप भी नहीं चाह रहा है कि बाहर के देश से कोई हमारे पास आए। फ्रांस की आपने हालत देखी हुई है, भारत में भी आप देख सकते हैं कि इससे क्या होता है ना, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली ह्यूमैनिटी एंड ऑल। कौन लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन करके वो क्या कर सकते हैं। आपने अभी दिल्ली का ही जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट इशू देखा, तो ये क्यों? तो ये इस तरीके से जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो आपका इकोनॉमी जो है वो तो डिरेल कर सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना आपको हर जगह दिखाई देगा, वर्ल्ड वाइड फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू पार्ट ऑफ एशिया। हर जगह के लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं यार, नहीं अलाउ करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट इवेंट्स जो है एंटी इमिग्रेशन, एक तो ये हो गया कि आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप कर रहे हो कि आप अब हम बाहर से मतलब नहीं आने देंगे किसी भी कारण, लीगलाइज कर रहे हो आप। जैसे कि यूएस ने भी किया, क्या किया, हाइक इन H1B वीजा फी बाय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर मानिए कि कोई आईटी इंजीनियर है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर है, और वो वहां पे था, और उसे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं कि विदेश जाके वहां पे काम करने का मौका था। ठीक है, अब वो वहां पे जाता था तो काम करता था, बट अब इनने क्या किया कि लगभग लगभग मान लीजिए कि फीस ही है 10 गुना कर दी, तो वो कंपनी को ये भी फी बियर करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय की भी फी बियर करनी पड़ेगी। इससे अच्छा बोलेगा कि ठीक है, मैं अमेरिका से किसी को हायर कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों की फी प्लस करने के बाद जो अमेरिकन को जो सैलरी दूंगा वो इससे कम ही रहेगी। आई बस समझ में? तो ये हो रहा है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए चीज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अपोजिशन टू इंडियन माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो है मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि वहां पे भी देखिए भारतीय हर जगह जा रहे हैं। ठीक है, काम भी अच्छा कर रहे हैं, बट वहां पे जो है इस तरीके से क्या होता है कि वहां के लोगों को ये लगता है कि यार ये जो आ रहे हैं ये एलिट क्लास पीपुल है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सब जो है उतना नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंडियंस जितने भी हैं वहाँ पे लगभग सब ग्रेजुएट्स ही होते हैं। ठीक है, जो बहुत ही कम होते हैं जो कैब या कुछ वैसे वर्किंग के लिए गए हुए हैं, काफी ग्रेजुएट और ये रहते हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एक वो शिफ्ट दिखाई देने लग गया है कि लोग जो है कहीं ना कहीं आपको चिढ़ते हुए दिखेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, बट ओवरऑल कि कोई बाहर से आ रहा है आपके पास, वो बस थोड़े टाइम के लिए आप आइए चले जाइए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कमाने के लिए नहीं, भले पढ़ने के लिए अगर आप आ रहे हो तो फिर भी थोड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी को पैसा दोगे, अपने पेरेंट्स का पैसा वहां जाएगा, वो उसके लिए ओके है। लेकिन अगर आप खास तौर पे जो मेन इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेन इम्पैक्ट जो है, एक तो अगेन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज और जो वो सब रहता है, आप भी नहीं चाहोगे कि ज्यादा इधर से रहे, कि हम अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने हिसाब से देखें। उसके बाद जो है आप डायरेक्टली किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हो, है ना। बहुत सारे आपको भी पता, अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो भी काफी ड्रग्स वगैरह में यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। आप सीधे तो नहीं बोल सकते कि भाई आपके सिटीजन ये करते हैं, तो इट्स बेटर है कि उसे इमिग्रेशन ही रोक लो, है कि नहीं। लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये मेंटेलिटी हर किसी के लिए है, कि ऐसा नहीं है कि हम उसके इस रेडार में नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि भाई ना आए, बाकी अमेरिका भी चाह रहा है ना आए, क्योंकि है ना, आप सैलरी भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, और एक प्रेस्टीज तो बनती है ना कि इंडियन डायस्पोरा पे ही जो है ये वर्ल्ड चल रहा है। कॉजिंग क्या क्या एंटी इमिग्रेशन, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि अब आप लोकल आप देखोगे कि सैलरी भी नहीं है, बहुत दिक्कत है, तो सच लगता है विदेशी चले जाते हैं। सोशल एंड कल्चरल, कि भाई माइग्रेंट्स आर सीन एज थ्रेट टू नेशनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशन। ऑब्वियस ही बात है, जब बाहर से कोई आएगा तो वो चीज फील होती है। देखिए, हमारे भारत देश में तो नहीं होती, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे देश ऐसे हैं सिर्फ इस्लामिक है, तो बाकी को मानने ही नहीं देते हैं। क्रिश्चियन है तो वही क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। अब तो ऐसे में क्या होता है, उन्हें थ्रेट लगने लगता है कि यार ये ऐसे में आएंगे। क्या आप देख सकते हैं, चाहे रशिया देखिए, चाहे बहुत जगह आप ये देख सकते होंगे ना, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ये जो चलते रहता है वहां पे,
क्योंकि इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी ये तो देखना कॉमन है। देखिए अगर ये कुछ दिख जाए तो उनको बाकी जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो कट्टरपंथी लेवल पे जो होते हैं किसी भी रिलीजन में, तो वो उन्हें जो है कहीं ना कहीं थ्रेट की तरह देखते हैं। फिर वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं ना, क्योंकि अब वोट है, तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट रहता है। पॉलिटिकल क्या करते हैं, जो पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट लीडर होते हैं ना, जो देश की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं पब्लिक फियर को, कि यार अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम बढ़ेगा, उनके आने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा देश में। ठीक है, वेलफेयर सिस्टम पे स्ट्रेन लगेगा कि हमें बाहर के लोगों को भी करना पड़ेगा, अगर वो ना आए तो उसका रोजगार आपको मिलेगा, क्राइम जो एडिशनल पीपल के कारण हो रहा है वो कम हो जाएगा, वेलफेयर में जो स्ट्रेन पड़ रहा है वो स्ट्रेन कम हो जाएगा, तो आप सबको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्टोरल सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ यार इन्हीं को दो। ओके, तो ये चीजें हो पाएंगी। जैसे देखिए इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, जो हमारे पीएमजी की काफी अच्छी दोस्त भी हैं, तो वो जो है जियोर्जिया मेलोनी, उनने क्या किया, आर्ग्यूड दैट द कंट्री फेसेस अ माइग्रेंट इन्वेजन। उन्होंने बोला कि मैं इन्वेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दो चार दस आ रहे हैं, एकदम भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो माइग्रेंट जो होता है, एक लीगल माइग्रेंट होते हैं, इलीगल माइग्रेंट होते हैं। जो माइग्रेंट पे दोनों ही पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की गई है कि भाई कम किया जाए। इलीगल तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, लीगल माइग्रेंट की भी जो इश्यूज हैं वो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। सिक्योरिटी, 9/11 की हम बात करते हैं, जो यूएसए में जो है स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉ इन यूएसए, जो 9/11 हुआ उसके बाद। अभी हमने रिसेंट में दिल्ली में देख ही लिया है ब्लास्ट। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो होती है। बाकी मिस इन्फॉर्मेशन भी रहता है कि भाई बाहर के लोग आ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, आपकी जॉब खा रहे हैं। जैसे डरा दोगे सोशल मीडिया पे बार बार, तो उनको तो वही लगेगा। तो ये चीजें भी हैं, ये नरेटिव्स भी जो है यूज होते हैं। इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। भाई इसी कारण क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा लेबर सप्लाई। भाई हर देश, जैसे जापान हो गया, बाकी कंट्री हो गई, इंडिया के पास ना सरप्लस है, बट बाकी के पास तो डेफिसिट है, उनका काम ही नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बुरे तरीके से पड़ेगा। खासतौर पे वो जो कि डिपेंडेंट है लोगों पे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इंडियंस की अगर आईटी भी चले गए तो यूएस और बाकी जगह पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर एक चीज है यहाँ पे। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट की बात की जाए, तो वर्सनिंग द एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस इन डेवलप्ड कंट्री। अब वहां पे जो है, जो लाइक आप समझ जाइए कि 50, 60, 70 ये ईयर्स के लोग जो है ना काफी ज्यादा है, 70, 80 काफी ज्यादा है ऐसे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, तो 80 के भी मिलेंगे, 90 के भी मिलेंगे। बट जो यंग पॉपुलेशन है, जो आप बोल सकते हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं, मतलब जो भी अलग अलग पैरामीटर रहता है। आप मान लीजिए 15 से 64 पकड़ लीजिए, जो काम मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं। ठीक है, बाकी से इंडिया में तो रिटायरमेंट 60 है, हम ये पकड़ के चलते हैं। तो भी इसके ऊपर 64 के ऊपर बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि डिपेंडेंट है इन पे। तो ये जो है कहीं ना कहीं और इशू क्रिएट करेगा। अभी क्या है, दूसरे देश से आ गए, कुछ डॉक्टर्स आ गए काम करने, कुछ इंजीनियर्स आ गए, कुछ कैब ड्राइवर्स आ गए, कुछ और वर्किंग पे आ गए। तो इससे क्या होता था, बाकी लोगों को सर्विस मिल जाती थी, है कि नहीं, कि यार मान लो मेरा बच्चा अभी यहाँ पर जॉब कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कैब कर लूंगा या कर लूंगी, वो मुझे डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा। तो ओल्ड एज वालों के लिए भी एक अच्छी सर्विस हो जाती थी, है कि नहीं, क्योंकि भाई कोई बाहर देश से आके काम कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और सोशियो कल्चरल इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं, कि तो उससे क्या रिड्यूस होगा मल्टी कल्चरल एक्सचेंज। इस पे काफी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। देखिए कितने अच्छे से अगर मेंस आंसर राइटिंग में सब पॉइंट्स लिखेंगे, तो लगेगा ना आपने हर एक पॉइंट, इकोनॉमिक भी दिया, डेमोग्राफिक भी दिया, सोशियो कल्चर भी दे रहे हैं। तो अब जब भी मेंस आंसर राइटिंग इस तरीके के वर्ड्स को एक तो अपने कोई रफ कॉपी में नोट कर, लेकिन मैं कोशिश किया करूंगा या करूंगी कि मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट वर्ड वहां पे ले आया करूँ, डेमोग्राफिक इम्पैक्ट लाया करूँ, सोशल कल्चर में क्या डिफरेंसेस आएंगे वो करूँ, इनोवेशन एंड मतलब जो भी चीजें हैं हर एंगल, साइंस एंड टेक के एंगल से, सोसाइटी के एंगल से, सारे एंगल को कवर करूँ, पॉलिटी के एंगल को कवर करूँ। ओके, हर एक आंसर में कोशिश करनी है जिसकी। तो इससे क्या होता है कि इफेक्टिव आपके मार्क्स जो है एज कम्पेयर टू अदर्स जो है, आप देखिएगा +1 या फिर +1/2 इतने बढ़ जाते हैं, और ये कम नहीं होते। अगर हर क्वेश्चन पे मैं बोलूँ +1/2 भी बढ़ रहा है आपका इस तरीके से एफर्ट्स देने पे और हर एक एंगल कवर करने पे, तो आप ये सोच लीजिए कि लगभग लगभग कितने मार्क्स का आपको फायदा हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स में जोड़ लीजिए मेंस के, है कि नहीं। GS 1 to 4 और आपका इसका तो ऑप्शनल से लेके सब कुछ जो रहेगा, तो वो 15-15 नंबर भी अगर एक पेपर में बढ़ जाते हैं, सिर्फ 75 से 90 नंबर तक जो है आपके ओवरऑल पेपर में बढ़ जाएंगे।
ये बहुत ह्यूज मार्जिन रखता है कि नहीं? काफी ह्यूज मार्जिन रखता है आपके सिलेक्शन और इसके बीच में, रिजेक्शन के बीच में, ये जो है मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनोवेशन ऑब्वियसली बात है, रिड्यूस होगा इनोवेशन, क्योंकि स्किल्ड माइग्रेंट जाएंगे नहीं, जो पढ़े लिखे, जैसे कि आप देखिए नासा वगैरह में क्या हो रहा था कि भाई इंडियन सब जा रहे हैं, बाकी भी कंट्री से भी जा रहे थे, तो वहां पे आके रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च उनके देश के नाम पे हो जाता है। अब अगर कम जाएंगे तो रिसर्च वगैरह भी कम होगा, इनोवेशन कम होगा, स्टार्टअप फॉर्मेशन में भी कमी आएगी, है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर कि भाई 50 अर्थ का नेशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी बोलता है 55% ऑफ कंट्रीज 1 बिलियन स्टार्टअप हैड एटलीस्ट वन इमिग्रेंट फाउंडर। आप सोच लीजिए 55%, मतलब दो फाउंडर है तो एक हो सकता है वहाँ पे भारत का हो, चाइना का, चाहे कहीं का भी हो, लेकिन एक भारतीय, मतलब एक जो इमिग्रेंट होता है दूसरे देश का। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, यू कैन यूज इट एनीवेयर, ठीक है? इवन इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, इंपॉर्टेंट डेटा है ये सब, तो इसलिए जो है इसको हल्का सा याद रखेंगे, ठीक है? एनआरसी वगैरह जो है, इलीगल इमिग्रेशन के लिए भारत में भी आया हुआ है ना? इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025, तो ये हर जगह से देखिए ये चीज कोशिश चल रही है। और जरूरी भी है ना कि इलीगल तो बहुत डेडली है, हो सकता है इन्हीं कोई इलीगल में जाके अभी यहाँ पे दिल्ली में ये चीज कर दी हो, जरूरी नहीं होता कि, और वो क्या होता है कि आपके चाहे वो आईएस है, ठीक है, या कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है, वो क्या करेगा कि यहाँ से अगर मान लीजिए कोई आ गया बांग्लादेश से या कहीं से इमिग्रेंट, इमिग्रेशन करके वो बिल्कुल इलीगल, वो उन्हें कनेक्ट करेगा कि अच्छा आपके कितने परिवार में 15 लोग हैं, आप एक जो है ह्यूमन बम बन जाओ, 14 का पैसा हम आपको दे देंगे, एक के बदले 14 की जान, ठीक है? तो इस तरीके से करके जो उनकी वर्नेबिलिटी का भी फायदा उठा के ये सब चीजें करवा देते हैं। अब इंडिया को रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए? तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना चाहिए होस्ट कंट्री, जो बायलेटरल डायलॉग्स हो भाई, एग्रीमेंट हो कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट अब्रॉड। बहुत जरूरी है कि नहीं? किसी को बता रहे कि मेरी सिस्टर खुद अभी अब्रॉड में पढ़ रही है, तो वो जो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि प्रोटेक्शन कैसा है उनका, क्या है, नहीं है। क्लियर? लेवरेजिंग डायस्पोरा डिप्लोमेसी, तो जो डायस्पोरा डिप्लोमेसी है उसका भी फायदा उठाए टू काउंटर निगेटिव स्टेरियोटाइप एंड शोकेस पॉजिटिव। जैसे आपने निगेटिव की बात कर ली ऑस्ट्रेलिया की, जो मैंने आपको शो किया, अब आपको अगर एक ये भी बताऊं कि एक 1 मंथ जो है ऑस्ट्रेलिया में उसको हिंदू मंथ बोल दिया गया है। हिंदू मंथ क्यों बोल दिया गया है? क्योंकि दे आर वेरी हैप्पी विद द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आप आते हैं, आप जिस तरीके से छठ पूजा करते हैं, आप जिस तरीके से दिवाली मनाते हैं, आप जिस तरीके से रावण दहन करते हैं, ये सब बहुत अच्छी चीज है कि आप जो है गुड को एविल के ऊपर जीत दिखाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम एक 1 मंथ को डेडिकेट करना चाहेंगे, ठीक है? न्यूजीलैंड और इधर ऑस्ट्रेलिया साइड ये चीज ये भी हुई है। वही कहा गया कि निगेटिव स्टेरियोटाइप से पॉजिटिव भी किया जा सके उन्हीं का यूज करके। क्लियर? स्ट्रेंथन किया जा सके डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को, जैसे कि हाई क्वालिटी जॉब जो है आईटी में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में विद इन इंडिया कैन हेल्प रिड्यूस पुश फैक्टर ड्राइविंग माइग्रेशन, ठीक है? तो ये जो है हाई क्वालिटी जॉब अगर भारत में भी आ जाए तो ये भी एक बढ़िया चीज रहेगी ना, जो बाहर जा रहे हैं यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, भाई इंडिया ही सब कर सकता है। काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड xenophobia, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर नॉन स्टेट actors can collaborate with international digital platform to curb fake narratives। भाई सारे देश मिल जाए, बोला ये सब नैरेटिव वैरेटिव चला तो बैन कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हो तो प्राइवेट ही कंपनी ना, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, ठीक है? तो ये जो चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे देश की शांति भंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो भाई आप पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। तो अगर सारे देश मिलके करेंगे, भाई इंटरनेट तो किसी एक का नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जो हो रही है, तो अगर सारे ये रहे तो फिर उसका फायदा हो सकता है। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, स्ट्रेटेजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज, देखिए अफगानिस्तान जो है यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यहीं से कौन है, अब तो क्रिकेट में भी अच्छा करने लगे, आई थिंक रशीद खान, जो कि पिछले 15 साल से 25 साल के उनकी एज क्या है रशीद खान की, जरा बताइएगा आप सब, आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही कम एज बता के रखे हैं और कब से खेले ही जा रहे हैं? इस पे आप एक बार कमेंट जरूर करिए, क्योंकि क्रिकेट में परसेप्शन है विराट कोहली जैसे कितना फिट इंसान रहे, नहीं खेल सकते, अगर एज ज्यादा हो गई है तो मीडिया पीछे पड़ जाती है। तो
आपको क्या लगता है इनकी एज क्या होगी जो अफगानिस्तान से रशीद खान? Recently, Afghanistan foreign minister arrived in New Delhi to hold bilateral discussion with India's external affairs. अच्छा चलिए, कमेंट सेक्शन में बताइए जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी है, वो किस कंट्री से घिरी हुई है? ठीक है, वो किस कंट्री से घिरी हुई है, वो उसके आपको नाम बता दें कि नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या, काइंड ऑफ ऐसे आप बता सकते हैं। ओके, और जब ये बता दीजिएगा तो फिर साथ में जो है आप ये बताइए कि जो ब्लैक सी है वो किससे है? देखिए यही सब जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जाता है, ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सा है, और मेडिटेरियन सी, ज्यादा नहीं तो कम से कम मेडिटेरियन के जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो बता दीजिए। ये आपको अभी बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बहुत जरूरी होती है सब चीजें। अभी की भी तैयारी करते रहिए, बार बार आप सोचिएगा कि एक बार मैं मैप उठाऊंगा, एक बार ये उठाऊंगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और नहीं आता कोई बात नहीं यार, देखेंगे ऑनलाइन, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर भूलेंगे, फिर करेंगे, फिर भूलेंगे, फिर करेंगे, एक टाइम पे तो याद हो ही ना जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो है हमेशा अपने अंदर चीज लेके चलनी है। अब ये जो है आपका विजिट हुआ है, ट्रैवल एग्जाम्पशन ग्रांटेड टू अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू ट्रैवल टू इंडिया। ये ठीक है, आप जा सकते हैं। ये फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट है इंडिया की 2021 के बाद। एक तरह से जो तख्ता पलट हो गया था, तालिबान ने जो ले लिया था, इसके बाद यहाँ पर ये चीज है। तो वहाँ पे देखिए बहुत बुरी हालत है, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, उन्हें तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और पूरे एक्टर्स, मूवीज वगैरह हर चीज में जो है बैन लग गया है। तो बहुत जो है वहाँ पे बुरे हालात हैं। ठीक है, उनका बोलना है कि भाई इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये चीज नहीं हो सकती, वो चीज नहीं हो सकती, और वहां पे नशा करना प्रोहिबिट है। बातें तो बहुत ठीक है, ये चलिए अच्छी है, लेकिन आप ये बताइए कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा ये होता है, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल? ठीक है, ये क्या चीज है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओके, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है उसके। ओके, ठीक है। अब की आउटकम क्या क्या है विजिट का? Diplomatic engagement. India restored status of technical mission of India in Kabul to that of embassy of इंडिया इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात करेंगे, भाई इंडिया थोड़ा बिजी रखे, बात बात करे, है ना, सिर्फ गोली गोली नहीं करना है। तो और पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है भारत से, अफगानिस्तान का रिलेशन अच्छा होने के कारण। ये यहाँ से इन्हें परेशान कर रहे होते हैं, और इस तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ टाइम में दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए। ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए, तो इनका भी अभी इंटरनल बहुत जो है कंडीशन खराब चल रही है। तो आने वाले सालों में आप देख सकते हैं कि जो भारत के टुकड़े की सोच रहे थे, दो टुकड़े तो इनके वैसे ही हो गए, और होंगे दो का चार। और उसमें सबसे बड़ा जो सपोर्टर होगा वो होगा आपका अफगानिस्तान। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी में जो है इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्राइट कॉरिडोर, ये भी, इसकी भी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और इंडिया जो छाबर पोर्ट और सब पोर्ट की जो बात करता है ना, इसीलिए ताकि एक तो यहाँ से जा सके ईरान और बाकी जगह, और कोई वीट या कोई भी कंसाइनमेंट हो अफगानिस्तान तक को दे सके। आई बस समझ में? क्योंकि पाकिस्तान तो ये ब्लॉक रखता है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किससे पड़ जाता है? सबसे ज्यादा अफगानिस्तान को पड़ता है, बाकी से तो इधर से ट्रेड हो ही रहा है। वाई इंडिया इज शोइंग रिन्यूड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, क्यों दिखा रहा है? कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, है ना। और इसमें जो है प्रेजेंट अफगानिस्तान जो है फ्रॉम वन अगेन बिकमिंग अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म थ्रेटनिंग इट सिक्योरिटी। वहीं पे अगेन भाई, अब इस तरीके से अगर अलकायदा और ये सब आने लग गए वहां पे, तो खतरनाक ही है। प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, खोरसन प्रोविंस, आईएसकेपी, लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, इस तरीके से सीरियस थ्रेट है। तो इनका भाई मिनिस्टर से अच्छा अच्छा रिलेशन रखेंगे, तो कम से कम भाई अब जो है हमारे तरफ ये ज्यादा कम करे अटैक्स इस तरीके से, कि रिलेशन अच्छा है। अब भाई वो खूंखार भेड़िया सब है, उनको तो मारना काटना है, तो पाकिस्तान में बम गिरा रहा है। ठीक है, तो वो भी चीजें चलती हैं, लेकिन अगेन ये तो एक हमारा सोच है, परसेप्शन है। अब क्या हुआ नहीं हुआ दिल्ली में, तो वो तो आपको आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा।
जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एंड राइवल मैनेजमेंट, लिमिटिंग पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने कहा है ना, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस को भी लिमिट कर देता है। चाइना के एग्रेशन को, जो कि एक्सपांसन का है, उसे भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है बहुत ज्यादा भारत से ही है। आप कभी वीडियो देखिएगा, रील्स देखिएगा, डाल के देख लीजिए अफगानिस्तान रील्स, व्हाट अफगानी थॉट्स अबाउट इंडियन, एकदम लगेगा भाईचारा है एकदम, कि यार बीच में पाकिस्तान आ गया, वरना क्या ही बात थी। तो वो एक रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, पर्सन टू पर्सन रिलेशन काफी अच्छा है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। ग्लोबल और रीजनल पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो मॉस्को फॉर यूनिटी, इंडिया पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, और अफगानिस्तान अलोंग साइड चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये सभी कंट्री वहां पे थे। इंडिया रिएटरेटेड अ सिक्योर, पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान, कि उनके लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, और रीजनल बैलेंस के लिए भी था। तो बार बार बोल रहे थे कि भाई एकदम ये होना बहुत जरूरी है, स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रशिया इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। इफेक्टिवली लेजिटिमेटिंग तालिबान गवर्नेंस, तो तालिबान गवर्नेंस को क्या लेजिटिमेट कर दिया है, क्लियर। बाकी चाइना स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, ये सब तो जो है आपको बार बार हर जगह घूम फिर के आते ही रहेगा। अब इंडिया के पास क्या है भाई, लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन, इंडिया हैज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट, लिमिटिंग द स्कोप ऑफ डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन, कि यार तालिबान को कैसे कोई मान ले, आप समझ रहे हैं। तो वो हाल में है अब, लेकिन ठीक है, दूसरे देश का कल हो सकता है भारत मान भी जाए, ये तालिबानी को एक ये मान लेना। बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विद ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, तो इंडिया का जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्ट्रास्ट है विद तालिबान, ठीक है, थियोरेटिक रूल, कुछ रेस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन, रिलीजियस फ्रीडम, सब कुछ है, वहां आप कोई दूसरा धर्म अपना के देखिए, काट के फेंक देगा, ठीक है। तो ये जो उसके बाद बोलते हैं ना कि अब सारे लोग क्यों हैं, आप आपको वहां पे छूट नहीं। आप अगर आप देख रहे होंगे आजकल एक्स मुस्लिम्स ये भी बढ़ रहे हैं काफी दुनिया में तेजी से, लेकिन वो खुद को बता नहीं पा रहे हैं बहुत जाके। इंडिया में तो खैर देखिए मीडिया में आ जाते हैं, हर जगह आते हैं, वो दूसरे में हिम्मत ही नहीं है, भले वो छोड़ चुके हैं प्रैक्टिसिंग, बट वो वहां पे अगर बोलेंगे तो सीधे जान से मार दिया जाए, ठीक है। तो ये सब जो चीजें, तो वही अभी बात चल रही है कि भाई इंडिया जो है कि भाई वुमेन को भी इतना आगे बढ़ाओ, इतना इतना आगे बढ़ा दिया गया है कि कभी कभी मेन लोग ही परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं। और वुमेन भी खुद परेशान होती है, क्यों, कोई भाई उनके भी तो कोई भाई है, उनका भी तो कोई आ, दोस्त है, अंकल है, जो भी है, पापा है, तो उनको भी तो लगता है ना कि इनके साथ गलत हो रहा है। तो ऐसा है नहीं कि रिलेशन जो होता है हर जगह इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। बाकी जो अभी एंगेजमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको एक प्रैग्मेटिक शिफ्ट कहा जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अब, कि भाई ठीक है यार, जो है यही है, तो इनके साथ अब रिलेशन अच्छे करके चलना है। आई बात समझ में, ठीक है। इंडिया रशिया, तो ये जितना भी आप इसको बार बार देखिए, हमें पता है हम यहाँ से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वगैरह जो है अच्छा है, 25 साल अब इसके हो चुके हैं, ठीक है। 25 साल जो इसके हो चुके हैं, हम हमेशा जो है इसका बायलेटरल कोऑपरेशन रहता ही है हमारा, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिफेंस, कल्चरल स्फीयर, हर एक जगह, ठीक। 2+2 डायलॉग की भी अगर बात की जाए, एनुअल समिट जो है, बियॉन्ड समिट दैट नेशन कोऑर्डिनेट क्लोजली, मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज 2+2, साथ में सीधे बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो UN, G20, प्रेस, कैसियो, हर जगह तो हम मिलते ही हैं, ठीक है। रशिया ऑल्सो बैक्ड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट सीट, वो भी बोलता है रशिया, यार इनको आने दो, ठीक है, बढ़िया देश है। Russia is India's top military supplier from 36% of total defense import from 20 to 24, समझ सकते हैं 36% के आसपास यहीं से है, S-400 तक जो है यहाँ से लिया हुआ है। टाइमलाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा पॉज करके देख लो भी कैसे हेल्प किया है आर्यभट्ट के समय, ठीक है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, फर्स्ट इंडिया रशिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, हम काफी क्लोजली वर्क कर रहे हैं, तभी आप देख सकते हैं कि हम आपसे पेट्रोलियम जो भी है, ऑयल वगैरह सब वहीं से ले रहे हैं, ना सैंक्शन का सोच रहे हैं ना क्या, तो उसका बहुत अच्छे से पिछले कुछ एक साल 2 साल में जो है, एक साल में तो काफी ज्यादा ये चीज चर्चा में रही है, बार बार न्यूज में है, काफी अच्छे से कवर किया है। यहाँ तो उतना नहीं दिया हुआ है इसमें, जो प्रीवियस मंथ है वहां से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कम से कम जून से तो यार स्टार्ट करिए, ठीक है। जून से जो है आपको वैसे भी कंटिन्यूअस वीडियो मिलना चालू
हो गए। उसके पहले कभी-कभी होता था कि इनिशिएटिव फ्री थे, तो उसके कारण सब बोलते थे नहीं सर जो आशा बैच पेड है, वहाँ पे आप ये करिए, इसको अभी मत करिए कुछ और, तो वहाँ वो करना पड़ता था मजबूरी। बट अब जो क्योंकि आपसे भले माइन्यूट ले रहे हैं, 89 रुपीज़ में आपको पीटी प्लस ये करवा रहे हैं विज़न मंथली। विज़न जो है आपका सिर्फ आई थिंक 59 रुपीज़ में हो रहा है। तो इतने कम-कम चार्जेस, बट अब क्या है कि भाई हम पे भी एक ये है कि कंप्लीट करवाना है। भाई अब किसी ने पे किया हुआ है, कोई वेट कर रहा है, तो ये करवाना है। तो जून से कंटिन्यू आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी वीडियोज़ जो आपको 100 प्लस वीडियोज़ है पिछले 2 साल से लेके 2.5 साल तक। तो अब जितना देख पाएँ, करें वो अच्छा है। 2x स्पीड पे देखें, 3x स्पीड पे देखें, लेकिन वो करें। क्लियर? बाकी अब देखिए 2030 तक $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड की उम्मीद जताई गई है कि भाई हम इतना कर लेंगे। समझे? बायलैटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है? मानिए इंडिया ने एक्सपोर्ट किया $55 बिलियन का, वहां से इंपोर्ट हुआ 45 का, टोटल मिला के कितना हो गया $100 बिलियन। इसको बोलते हैं बायलैटरल। ओके, ये दोनों साइड से जो। अच्छा, प्रेजेंट में कौन सी कंट्री ऐसी है, कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जिससे भारत का बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन क्रॉस्ड है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे डेटा आजकल यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछने लग गया है। चाइना जो है, सॉरी, चैलेंज जो है आपका, हर जगह ना चाइना चाइना इतना हो जाता है ये इसमें कि वही दिखने लगता है। चैलेंजेस इन इंडिया रशिया रिलेशनशिप। फिर ट्रेड इम्बैलेंस की बात की जाए, इंडिया जो इंपोर्ट कर लिया है लगभग 63 बिलियन, एक्सपोर्ट जो है सिर्फ इतना ही है, ना के बराबर। तो रुपी सरप्लस प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो इतना रुपी जमा हो गया, बोले करेंगे क्या यार भाई, अब तो डॉलर ही देते भारत को बोल रहा है। तो ये भी एक कंसर्न है। आई बात समझ में? इसमें क्या हो रहा था, अगर 63 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं और मान लीजिए 50 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो 15 बिलियन के आसपास वो रुपए अपने पास रखता है, मतलब रुपए में सारा एक्सचेंज हो रहा है। अब 5 बिलियन के आसपास का एक्सचेंज कर भी दो, तो कहाँ से 58 बिलियन और रुपये का करेगा क्या वो? आई बात समझ में? तो ये सब जो चीजें हैं, डिक्लाइनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट, क्योंकि यूएसए से प्रेशर तो रहता ही है, बाकी इसराइल अच्छा कर रहा है, तो बाकी जगह से भी जो है हम इंपोर्ट करने लग गए इंडियन आर्म्स, डाइवर्सिफिकेशन के कारण। वैसा नहीं कि बस एक ही दो देश पे निर्भर रहे, जरूरत पड़ने पे बाकी जगह से भी है। रशिया और जो चाइना का टाइज बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं नो लिमिट पार्टनरशिप, कि भाई जितना भी होगा हम आपको हेल्प करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज जो है कंसर्न ला रही है। हालांकि भारत और इसका अलग ही रिलेशन है, बट स्टिल इम्पैक्ट तो इसका पड़ता है। अब इंडिया क्या करता है, समटाइम्स फाइंड इटसेल्फ कि भाई दोनों के पीछे फंस गए हैं, यूएस और रशिया के पीछे कोल्ड वॉर चल रहा है, एक दूसरे की ये तो दुश्मन है यूएस और रशिया, तो समझ में ही आता है। नेटो के थ्रू क्या करवा दिया है यहाँ पर, क्या हाल है यूक्रेन का, ठीक है? तो यूक्रेन को प्रोवोक करने वाला भी यूएसए था वाया नेटो, है कि नहीं? तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर रहेंगी। बाकी देखिए जैसे कि 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, ओके, अगर आप वो ज्वाइन करते हैं, अब आपको कोई टॉपिक है सर ये चीज समझ नहीं आ रहा है, ये नेटो कैसे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है नहीं डाल रहा है, वहां पे जब हम 1-to-1 बात करेंगे, है ना, कि कैसे पढ़े क्या करें, ये टॉपिक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, 1-to-1 जो है यहाँ पे मैं कनेक्ट होऊंगा, आदित्य सारे बहुत सारे लोग हैं, वो कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है? और फिर वहां से वो आपको बताएंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ओके, ये आप लेते हैं, तो ये आपका वन टाइम अगर आप पे करते हैं, तो इस पे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 54,000 में ही आपका हो जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, वन टाइम पेमेंट पे जो है 54,000 में ही आपका हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं इस 54,000 में आपको प्रीलिम्स मेन सब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है? वो और साथ में 1-to-1 मेंटरशिप, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब रिजल्ट निकले और स्टूडेंट्स जो है यहाँ से निकल के जाए। ओके, ये बहुत अच्छा ऑफर है, और हम ज्यादा ले नहीं सकते, लोगों को ऑलरेडी जो है काफी पढ़ रहे हैं, कुछ सीट्स और हैं। अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। आपने विजन देख लिए, आपने बाकी लेक्चर्स देख ही लिए, कंटिन्यूटी देखी हुई है। अब साथ में अगर आप सोच लीजिए मैं ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे 1-to-1 मेंटर मिल जाऊं, ठीक है? आपके मेंस कॉपी आंसर राइटिंग जब करोगे उसको चेक करने से लेके सब कुछ इसी में कवर्ड है। तो बाकी जगह से अच्छा है आप यहाँ पे बिल्कुल ये लेके देख सकते हैं और निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। तो हॉलिस्टिक अब ये चीज कर दी गई है, ठीक है? 54,000 में जो है आपका ये कंप्लीट 1 ईयर का जो है आपका टिल योर, इनफैक्ट आपके इंटरव्यू तक, ठीक है? तो वो आपका यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे पैकेज रहेगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कोई और करवा रहा होगा, मेंस में कोई और रहेगा, डेली कॉल में कोई और रहेगा, सब कुछ जो है यहाँ पे इस तरीके से कवर अप करवा दिया जाएगा। क्लियर? वे फॉरवर्ड, इनहेंसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट।
Both countries need to reinforce mutual trust amid growing apprehension about Russia, China and India US convergence. सबकी बात चली हुई म्यूचुअल ट्रस्ट है कि भाई इंडिया एक साथ आ भी रहे हैं, लेकिन और रशिया और चाइना भी एक साथ आ रहे हैं, बट इंडिया का अपना जो रशिया से एक अलग ही रिलेशन है, वो चाइना वो यूएस ने भी मान लिया। तो ये सब जो चीजें काफी ज्यादा सही है। बाकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, तो ये जो है काफी ज्यादा यहाँ पर ये भी बेनिफिट कर रहा है, जिसमें रशिया जो है की मेंबर है। प्रमोट करने की बात चल रही है कॉपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी, तो रशिया कैन हेल्प इंडिया इन डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये सब जो है भाई उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो हमें यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। एआई साइबर सिक्योरिटी ये सब में। बाकी रशिया अपने में ही परेशान है, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ इतना कम हो गया है, उतना बड़ा देश है, और रशिया की पॉपुलेशन कितनी है बताइए आप। ठीक है, और कितनी बढ़ रही है, क्या क्या इश्यूज है, चैलेंजेस है, बाकी डेमोग्राफी पे आपको ये बताना है, ये भी कमेंट सेक्शन में। जो बोलता हूँ आप करिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं करिएगा तो ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बोलते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। अब वो करना है वो चीजें, लोग ना आलस करते, कौन करेगा, बस सुनना है, सुन लिए तो ठीक है। अब सुन के भी आप एक्टिव हो या नहीं? अरे कुछ पूछा है आपसे, पॉज कर दीजिए वीडियो, जाइए देखिए, या फिर कमेंट आंसर भी कर दीजिए कि भाई ये चीज पूछी हुई है, या एक साथ जो है सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जब पूरा कंप्लीट हो जाए वीडियो, तो उसको फिर जो है एक साथ सारे आंसर्स को कमेंट कर दिए। बहुत जरूरी है ये सब चीज करना। गाजा पीस समिट जो है, यूएस एंड इजिप्ट को होस्टेड गाजा पीस समिट, कि भाई शांति आ जाए गाजा में। ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रम्प ने डिक्लेयर किया है कि भाई इंड्यूरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की यहाँ पर बात चल रही है। 20 पॉइंट प्लान फॉर गाजा डज नॉट गारंटी ए टू स्टेट सॉल्यूशन, ये भी कहा गया कि भाई इसके कुछ ये नहीं होगा, नो पैलेस्टीन विल बी मिलिटरीली फोर्स टू लीव गाजा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, उन्हें मिलिट्री की थोड़ी जबरदस्ती ये भी भगाया नहीं जाएगा कि भाई तुमको यहाँ से जाना है। अब ये बार बार, हजारों बार, है ना, ये कितने बार कनेक्ट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये आप हल्का सा पॉज करके देखिए, बाकी प्रीवियस मंथ जब आप करेंगे तो ये आपका वो होते चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि एक ही चीज बार बार बताना है, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट कितने बार हो गया। ठीक है, यही इसी तरीके से मैप्स वगैरह बने होते हैं, टाइमलाइन दी हुई होती है, तो अब जो है वहां से आप देख सकते हैं। बाकी लेटेस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड में क्या है कि नॉर्मलाइज किया जाए रिलेशनशिप विद इसराइल एंड अरब स्टेट्स। देखा, ये सारे जितने अरब स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा करना, उसे कहा कि अब्राहम अकॉर्ड। अकॉर्ड, अच्छा अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम्स है, और जो इधर से इनके ये है पारसी, तो तीनों जो है अब्राहमिक ही रिलीजन मानते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है अब्राहम अकॉर्ड। बस इनका तरीका जो है अलग है। एक जो है जैसे कि क्रिश्चियन जो जीसस को मानते हैं, तो ये बाकी इनका अलग है, इनका अलग है, लेकिन सबका यही मानना है कि भाई एक ही जो है भगवान है। तो अब्राहम अकॉर्ड उस हिसाब से चलता है। ज्यादा इन डेप्थ यहाँ पे नहीं ले सकते, अदरवाइज इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड ऑल, तो वो भी चीजें रहती हैं। बट करंट अफेयर्स में अगेन वो दैट इज नॉट अ पार्ट। बाकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अगर बात की जाए, तो देखिए रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्यूज कैनल, ये सब है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रिटिकल है ग्लोबल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, ये सारी चीजें। क्लियर, ग्लोबल ट्रेड की बात की जाए, तो यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 580 मिलियन बाई 2030, सर्विंग अ मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन टाइम ऑफ पीस। शांति वांति बनी रहेगी तो बढ़िया ये सब चलेगा, ग्लोबल ट्रेड। इंडिया जो है लगभग लगभग 70% जो ऑयल है इम्पोर्ट करता है मिडिल ईस्ट कंट्री से। I2U2 जो है सब, या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी बात की गई है। क्लियर, I2U2, चलिए इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। अरे बहुत बार बता चुके हैं, तो ये जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंडिया का क्या इंस्टेंस है, हमेशा एक इंस्टेंस जो है ये रहा है, आप ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं। भाई यहाँ पे क्लियर बोल के रखा है, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी, जब इजराइल को विजिट किए थे और पैलेस्टीन क्वार्टर में, कि India's ties with Israel would not alter its fundamental
एटीट्यूड ऑन पैलेस्टीन, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इसे टाई अप कर लिया तो हमारा आपस के साथ कुछ रिलेशन में खराब होगा, नहीं, जो है वो स्टैंड एकदम हम क्लियर रखेंगे। तो ये 2014 से लेके अभी तक का है ना, तो ये अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अभी क्या रवैया है। तो दोनों साइड जो है बैलेंस करके गवर्नमेंट चल रही है। तो सबसे अच्छी चीज वही होती है कि बैलेंसिंग, है ना। ये गाजा स्ट्रिप है, ये इसराइल रहा आपका, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये वेस्ट बैंक है। क्लियर? ठीक है। ये आपको पता मेडिटेरियन सी के आसपास ही कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, टेपा, अब ये जो है इफेक्ट में आया 1 अक्टूबर 2025 से, ठीक है, जो कि साइन हुआ था मार्च में, अब जो है ये लागू हो गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई पेपर वर्क होता है तो उसके लिए लागू करने में भी तो वक्त लगता है ना चीजों को, है कि नहीं। तो इसलिए वो जो है अब जो है यहाँ पे लागू हो गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा लगभग $100 बिलियन से, ठीक है, अगले 15 साल में, जो कि मेजर बूस्ट देगा मेक इन इंडिया को। तो मेक इन इंडिया को जो है काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है इस चीज से, डेफिनेटली। अगर आप देखिएगा, आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, वो भी इस पे ट्रेड में, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इनफ्लो आउटफ्लो जो है दोनों बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स, इंडियन एक्सपोर्टर इन सेक्टर लाइक मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ये सब जो है टू हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू EFTA मार्केट्स, इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस, कि भाई वहां जाएंगे, अब एडिशनल टैक्स वैक्स नहीं भरना है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप बेच रहे हो, कॉम्पिटिटिव रहेगा। वरना आप मान लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में माइन्यूट थोड़ा बहुत चार्ज ले रहे होंगे, 1 रुपए का मान लो ले भी रहे हैं, तो 101 रुपए में वो सामान बेच दोगे। लेकिन अगर पहले 10% टैक्स लगता है 110 में, अब पता चलता है कि जो दूसरे देश वाले हैं वो 108 में बेच रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा ना। आपको 2 रुपए से लग रहा होगा कम, लेकिन अगर मान लीजिए 1 करोड़ ऑर्डर है तो 2 करोड़ रुपए का डिफरेंस पड़ जाता है। तो ये इसीलिए जो है ये चीजें हैं यहाँ पर, क्लियर। अब ये जो कंट्रीज आपको दिख जाएगी, EFTA कंट्रीज जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप किया गया था 1960 में, ताकि प्रमोट किया जा सके फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। ये जो देखिए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब जो है यहाँ पे। पॉपुलेशन जो है 13 मिलियन की, एंड कंबाइंड GDP जो है $1 ट्रिलियन की है। इंडिया जो है इज द EFTA फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन और चाइना के बाद जो है इंडिया ही है इसका फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ठीक है, इट साउंड्स गुड, लगता है ना कि यार ठीक है फिफ्थ लार्जेस्ट है। हालांकि जबकि ये जो सारी कंट्री को मिला रहे तो कोई बहुत बड़ी कंट्रीज नहीं है, बट जो भी हो रहा है फिफ्थ लार्जेस्ट, दैट इज गुड। लेकिन यहाँ पे क्या इशू है, ट्रेड इम्बैलेंस का। सबसे बड़ा एक दिक्कत है ट्रेड इम्बैलेंस की। इंडिया जो है हार्डली $2 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट कर पा रहा है, सिर्फ $2 बिलियन का, ये चारों कंट्री को जोड़ जाड़ के। ओके, इंपोर्ट कितना कर रहा है, 22 से $22.5 बिलियन, मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 टाइम्स से ज्यादा जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके जो है हम ट्रेडिंग पार्टनर। मतलब ट्रेडिंग पार्टनर क्या मतलब हो गया यहाँ पे, $2 बिलियन समझ लीजिए, 22, तो अराउंड जो है ये प्लस करिएगा इसे तो ये 24 के आसपास $1 बिलियन हो जाएगा, 24.4 के अराउंड, ठीक है। तो ये है फिफ्थ लार्जेस्ट, इसको बोला गया है। लेकिन हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही। तो ये मेजर जो है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस यहाँ पर एक चैलेंज है, क्लियर, आई बात समझ में। Limitation of the pact. Several analysts warn that India is likely to keep facing difficulties in exporting farm produce to Switzerland due to complex web of tariff, quality standard and approval requirement. तो इतनी आसानी से नहीं होता कि भाई वो बोलते कि अच्छा आपने ये बनाया ऑर्गेनिक है क्या, ये प्रोसेस रहेगा, एंड ऑब्वियसली थोड़ा दूर भी है, तो बहुत सारे चीज होते हैं। इसके कारण कहा गया कि इंडिया फ्यूचर में भी इनको उतना आसान नहीं है एक्सपोर्ट करना। आगे जाके भले हमारा रेगुलेशंस और उतना स्ट्रांग हो एंड ऑल, लेकिन फिलहाल के लिए काफी ज्यादा एक टफ चीज होने वाली है। यही सब रीजन है कि यहाँ पर आप ये देखिएगा, क्योंकि अगर मानिए ये सब कंट्रीज को ना कुछ बाकी चीजें चाहिए होती होंगी, तो वैसे भी यूरोपियन यूनियन में है, तो वहां पे जैसे जर्मनी से आ गया ऑटोमोबाइल सामान, कहीं से कुछ आ गया, बाकी चीजें तो इनकी हो जाती है। कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो अफ्रीका से आ गया। लेकिन इंडिया क्या ही
चीज जो और ऐसी दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये रहेगा। और इंडिया का ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर बेस ही इतना है, हम 140 करोड़ पीपल प्लस ग्रोइंग है, तो हमें तो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसलिए आपको इंपोर्ट हमेशा देखने मिलेगा। बाकी इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है ये बताइए। सब बोलते सर इतना पॉपुलेशन है एंड ऑल। एक्चुअली जो है हमारी पॉपुलेशन अब डिक्लाइनिंग की तरफ है अभी, क्योंकि यंगस्टर्स ज्यादा है, इसलिए आपको ग्राफ जो है बढ़ते हुए दिखेगा कि 140, 160, 65 करोड़ के आसपास। उसके बाद वो तेजी से 2100 आते आते तक ना, ये फिर वापस जो है आपका 110, 120 करोड़ ही रह जाएगा। तो इस ग्राफ को एनालाइज करिएगा, ठीक है, कि अभी जो है हमारा फर्टिलिटी रेट क्या है और वो कितना आइडियली होना चाहिए, और हम क्या उस थ्रेशोल्ड के ऊपर है या नीचे है, सब कुछ आपको वहाँ पे ध्यान देना है। बहुत क्वेश्चन सीजन है आने वाले टाइम में, इस पे यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि डेमोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट में, है ना। ताकि आप उसी हिसाब से क्या करिएगा, डेमोग्राफी के हिसाब से तब सोचिएगा आने वाले टाइम में इतने बूढ़े लोग हो सकते हैं, इतने यंगस्टर हो सकते हैं, इतने बच्चे हो सकते हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट फिर पॉलिसीज बनाती है। तो ये सब जो डेटा है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्टिलिटी रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर, ओके। इसके बाद अगर हम देखें, आपका कंक्लूड आप आपसे अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं, है ना। अब ये सब क्या ही समझाना कि भाई आपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया तो आखिरी में क्या हुआ, है ना, जो बोलते हैं निष्कर्ष क्या है इसका, तो वो जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी इंडिया कोशिश कर सकता है कि भाई सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करे, सिर्फ एग्रीकल्चर छोटी मोटी सब चीजों के अलावा भी जो है, जैसे क्लाइमेट कमिटमेंट ये सब पे भी बात करे। हालांकि उनका ऑलरेडी बेटर है, पर ठीक है, जैसे सोलर अलायंस वगैरह के अंदर वो आ सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे और क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे यूपीआई वगैरह जो है हम उसमें अच्छे हैं, तो कैसे भी करके वहां पर ये अपना डेफिसिट कम करने पर ध्यान दे सकता है। इंडिया एशियन रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, तो ये 47th एशियन समिट हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। ओके, ये ट्वाइस होता है अ ईयर, एक साल में 2 बार, होस्टेड बाय कंट्री होल्डिंग द एशियन चेयरमैनशिप। तो जो चेयरमैनशिप जिसके पास होती है वो इसे होल्ड करता है। भाई बस समझ में, ये सब सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुआलालंपुर में हुआ है, तो ये सब जो है आप अभी याद रखेंगे। ईस्ट तिमोर जो है वाज ऑफिशियली एडमिटेड एज एशियान 11th मेंबर। तो ईस्ट तैमूर ये क्या है, 11th ऑफिशियल मेंबर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कुआलालंपुर अकॉर्ड की बात की जाए तो पे ज्वाइंट सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, किसके बीच में, थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में, कि ठीक है भाई शांति रखते हैं, एशियन ने जाके शांति करवा दी। आप समझ रहे हैं, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस भी अच्छा खासा है। इसके बाद देखा जाए सस्टेनेबल टूरिज्म की अगर हम बात करें, तो एशियान और इंडिया ज्वाइंट लीडरशिप स्टेटमेंट है कि भाई ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म, कि टूरिज्म जो है काफी सस्टेनेबल हो सके, लोग अच्छे से आए जाए, सारी सुविधाएं मिले, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मतलब हर एक चीज जो है यहाँ पर अच्छी हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की गई है। क्लियर। इसके साथ अगर मैरिटाइम कोऑपरेशन की बात की जाए, तो 2026 को डेजिग्नेट किया गया एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन एंड सपोर्टेड द ग्रुपिंग सेंट्रलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए एशियन कंट्रीज जो है वो सब भी जो है कहीं ना कहीं क्या है, परेशान है, चाहे चाइना हो या वो बाकी फैक्टर्स है, कि भाई उनके पास जो है वो एक पावरफुल कंट्री है, तो वो चाहते हैं कि भाई मैरिटाइम में कोऑपरेट करो, क्योंकि वो चाइना तो बोलता है कि पूरा समुद्र हमारा है, भाई कहाँ पे जाके हम मछली वगैरह का फिशिंग करनी हो, मिनरल्स एक्सप्लॉयटेशन करना हो, तो कैसे करेंगे। इसमें कि भारत भी जो कोऑपरेट करे हर एक चीज में, हर एक सेगमेंट में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो और ये हो, तो वो जरूरी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और ये सब जो है किस साइड किसे बेची है, तो ये आप बताइए, तो आपको उससे भी आइडिया लगेगा कि चाइना को काउंटर कैसे क्या किया जा सकता है, कैसे इंडिया भी जो है अब हेल्प कर रहा है। ये सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपने किस कंट्री से क्या खरीद लिया भारत से, इसका मतलब है कि भाई भारत अब बेचने के लिए तो कुछ भी करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम क्यों चाहेंगे आपके चक्कर में, चाइना के चक्कर में हम बैक हो, तो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री का भी सपोर्ट हो मिल जाता है। आई बस समझ में, कहीं ना कहीं कंट्री का भी सपोर्ट मिलने लगता है। तो वो कोई भी कंट्री चाहेगी कि यार एक बड़ी कंट्री जो है 130-40 करोड़ की आबादी वाली, वो अगर हमारे साथ परेशान कर रही है, तो उसमें कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो वो काफी अच्छा रहेगा। क्लियर। अब इंडिया यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड टू इंडिया ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड टू इंडिया। तो वो जब यहाँ पे आया था, टेक्नोलॉजी की बात की गई कि टेक्नोलॉजी पे जो है हम अच्छे से वर्क करेंगे, कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन फॉर एआई और 6G नेटवर्क, 5G और 6G नेटवर्क पे भी हम
काम करेंगे, ठीक है? जिसके कारण जो इतना आपको मिलियन फंडिंग जो है, जॉइंट फंडिंग दी जाएगी। ओके। यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, ये देखिएगा चाइना ही जो है कहीं ना कहीं सारे क्रिटिकल मिनरल्स पे दबदबा बना के रखा है। तो अब हर जगह हर कंट्री कोशिश कर रही है, ये नहीं कि बहुत अच्छा भारत उसके लिए प्रिय हो गया, उनको भी लग रहा है भाई हर जगह डिपेंडेंस नहीं चाहिए, तो भारत में रहे। तो ये अच्छी बात है क्योंकि लैंड भी है हमारे पास में, और इसके बाद जो है कंजप्शन के लिए लोग भी हैं। कैसे कंजप्शन होगा, चाहे मान लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो रियर अर्थ में जो है मटेरियल सब लगता है यहाँ पे, है ना? तो यहीं पे अगर एक्सप्लॉइटेशन करें इसका और फिर यहीं पे यूज करके यहीं पे सेल कर दें, तो वो भी अच्छा है। तो इसके कारण क्या होगा, अब कल होके देखिएगा एफडीआई बढ़ेगा, सब कुछ जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। क्लियर? अब आप ना एस्टिमेटेड ग्रोथ देखिए कहीं पे, जैसे अभी तक $5 ट्रिलियन नहीं हो पाया, लेकिन बाद में देखिएगा 10, 15, 20, 25 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, ये सब का फोरकास्ट है आने वाले 20-30 सालों में। तो कैसे क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये चीज जो है आपको समझ में आएगी कि भाई किसका क्या क्या रोल रहने वाला है। जहां हम पहले आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट कंट्री थे, अब जो है हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कंट्री है। तो ये सब जो चीजें काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कि आना है तो भाई कैसे आएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी तो हम बांग्लादेश से लेके बाकी कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है? जब हम जो एक्स्ट्रा सरप्लस कर रहे हैं, कल को इंडस्ट्री आएगी उन्हें देंगे। तो ये चीजें कि देख रहा है कि इंडिया का अब रोडवेज ठीक है पहले से काफी, है ना? एयर कनेक्टिविटी जो है काफी ज्यादा उसमें सुधार है। तो जब ये सब चीजें होती हैं, तो उससे ऑब्वियस सी बात है आपका एफडीआई वगैरह जो है वो बढ़ता है। और क्या क्या फैक्टर है एफडीआई बढ़ने के, बताइए कमेंट सेक्शन में। क्लियर? ठीक है। अब न्यू स्ट्रेटजिक जो अगर हम बात करें ईयू इंडिया एजेंडा की, यूरोपियन यूनियन और अच्छा, इसमें क्या ब्रिटेन पार्ट है यूरोपियन यूनियन ईयू में, बताइए? तो नहीं तो पता होना चाहिए कि ईयू है या नहीं, ईयू में ब्रिटेन है या नहीं ना। अगर आपने ब्रेग्जिट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको फिर सब कुछ इस पे नॉलेज होगा ही, और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट सेवरल टाइम्स। तो ये आइडेंटिफाइंग 5 प्रायोरिटी पिलर्स, मतलब ये है कि अगर आप ईयू आया तो आपके दिमाग में ना ऑटोमेटिक ब्रेग्जिट आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब आपके पास होता है तब आप समझिए आपकी तैयारी ठीक चल रही है। क्लियर? कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, अभी आपके साथ इसके साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं अटैच्ड, वो आपको पता है। ओके। 5 प्रायोरिटी पिलर क्या क्या है? प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉस्पेरस रहे और सस्टेन रहे, अभी अगले जनरेशन के लिए रहे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात की गई है, जो भी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, इसमें हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। जब भारत देख ही रहा है भाई, यूपीआई बना दिया, सब कर दिया, ठीक है? भारत के पास ऐसा तो अब कुछ है नहीं कि जो नहीं है, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं, तो कोई वैसी एज सच कमी अब है नहीं। ओके, भले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाना है, बट हर एक चीज तो अब वो सोच रहा है कि नहीं ठीक है यार, दोनों बराबरी पे कर ही रहे काम, और तो कोऑपरेट किया जाए, जो हम इन्वेंट करें इन्हें बताएं, जो ये करे वो हमें बताएं। खास तौर पे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, बाकी पे रहे ना रहे, लेकिन इस पे तो करना ही करना है। वो सब पे बात हुई, सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात चली है, कि जो भी ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो सब पे जो है कोऑर्डिनेट किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। ओके। इसके बाद बात की जाए तो देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है, इंडिया स्टैब्लिश टाइज विद यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी 1962 में कर लिया था, और उसके बाद उसके बोला ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2004 में, ठीक है? इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम दिया गया। फिर ये जो बायलेटरल ट्रेड है, ये 120 बिलियन पाउंड का, आई गेस पाउंड है, तो ये है 2024 में, विद ईयू एज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो ईयू क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ईयू इनफ्लो टोटल यूएसडी 107 बिलियन डॉलर का आया है 2000 से 2023 तक, मतलब 23 सालों में। ऐसे खुश नहीं हो जाना कि एक साल में इतना है, 23 सालों की क्यूमुलेटिव बात चल रही है। ओके। ओके। बाकी सब अगर स्ट्रेंथन इसलिए किया जा रहा है कि भाई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह सब बनाया जा सके, है ना? उसके थ्रू जो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ प्रॉपरली चल सके। क्लियर? ठीक है। अब इंडिया मंगोलिया के बारे में देख लेते। मंगोलिया कहाँ है? ये रशिया और चाइना के बीच में जो सैंडविच कंट्री है, ये है आपकी मंगोलिया। क्लियर? इधर आपको जापान दिखेगा, तो ये है
अब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 10th एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया क्यों इतना इंटरेस्टेड है? देखिए रशिया से तो दोस्ती है, चल जाएगा। मंगोलिया से भी अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखे और यहाँ पे आके अपने ब्रह्मोस मिसाइल और बाकी चीजें कुछ कुछ डाल दें, तो यहाँ से चाइना को काउंटर कर सकता है। समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं है कि अगर हमारा जापान से रिलेशन अच्छा है, इनका तो रहता नहीं है, तो हम यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकें। जब नीचे साइड से जो हमारा हिमालय है ये, वो तो हमें बचा ही रहा है। इधर अगर मानिए साउथ चाइना सी है, और बाकी इधर तो भाई थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम है, वहां पे अगर मान लीजिए जाके हमने अपने मिसाइल्स वगैरह रख दिए, शिप्स वगैरह रख दिए, तो ये हमारे अरेबियन सी में इसे आने पे भी क्या होगा, बार बार सोचना पड़ेगा। फिलीपींस वगैरह पे भी हमने क्या किया, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह दे रखी है। तो ये कहीं ना कहीं हम भी इन्हें घेर रहे हैं, बस हम उसकी बात नहीं करते। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हम बोलते हैं कि क्यों किसी को टेंशन देना, जैसे ऐसा बोल के, लेकिन कर तो हम भी वो काम रहे ही है। क्लियर? आई बात समझ में? और या फिर नहीं अभी कर रहे तो आगे कर सकते हैं। तो ये चाइना भी ये चीज को समझ रहा है, इसलिए अब बोलता है कि भाई अब दोस्ती यारी कर ली जाए। क्लियर? दोस्ती यारी कर ली जाए। अब की एमओयू साइंड जो है डेवलपमेंट कॉपरेशन में, बोथ कंट्री जो है रिअफर्म करेंगे कमिटमेंट मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए, बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद 1.7 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बाय इंडिया। जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है भारत ने उन्हें, तो बहुत बड़ी बात है। इतना जो पैसा किसी देश को दे रहा है तो क्रेडिट के तौर पे। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिएगा स्पिरिचुअल कॉपरेशन की बात की जाए तो भाई बुद्धा से रिलेटेड जो है वहां पर सारी चीजें हैं। तो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है 1 बिलियन से ज्यादा, एंशियंट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, उसे डिजिटलाइज किया गया है कि भाई ताकि वो हमेशा के लिए रह जाए ना। वरना ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह क्या होती है, कहीं लिखा होगा फट सकता है, कुछ ये मिसप्लेस हो सकता है। एंड लिंक नालंदा एंड गंदन मोनेस्ट्री, तो ये सबको भी लिंक करने की बात की जा रही है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, कल्चरल हेरिटेज को भी कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी की, आप एमओयू जो है साइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज जो है आपको एक पॉजिटिव वे में दिखाई देगी। और 10 ईयर्स ही हुए हैं, ठीक है, मतलब कि समझिए 2014-15 के आसपास ये स्टार्ट किया गया था। इसका ना ये सीधे उद्देश्य भी, मंगोलिया से यहाँ पे पकड़ा, इधर से आपको समझ में आ रहा होगा, ये कवर कर लेंगे भाई, इस साइड हमारे पास एवरेस्ट है। अब इधर आप आने के पहले जो है आपको बाकी कंट्री से झेलना पड़ेगा, साउथ चाइना सी पे भी हम अब धीरे धीरे आपको ये कर रहे हैं। ओके, तो अब ये देखिएगा आप, जो हम बोलते हैं ना कि क्वाड्रिलेटरल जो हमें घेरा जा रहा है, स्ट्रिंग पर्ल थ्योरी एंड ऑल, दुनिया भर की जो लाते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा वो चाइना भी ये चीज फील करते रहता है, बट हम ये बोलते नहीं, है ना। हमें तो बस हमारे देश की बस कमियां बतानी है, हमें घेरा जा रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कि वार हो गया तो ये होगा। तो ये चीज जो है, वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट आवर आर्मी, वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट आवर फोर्सेस। कि अभी भी अगर मानिए, बहुत न्यूज आई पिछले 30 डेज में, बहुत न्यूज आई कि यहाँ पे जो है आरडीएक्स पकड़े गए, यहाँ पे जो है बम डिफ्यूज किया गया। लगभग लगभग पिछले 3 महीने में, 2 से 3 महीने में जो है 30 to 40 टाइम्स ये से डिफ्यूज किया गया। अनफॉर्चुनेट जो है यहाँ पे दिल्ली में हो गया। तो ठीक है, वो जो हुआ उसका क्रिटिसाइज भी जरूरी है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका अप्रिसिएशन भी जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते तो इनका काम ही है, ये कोई चीज होती है क्या कि ये तो इनका काम ही है और बाकी चीजें आप इस पे छोड़ दें? अभी अप्रिशिएट तो करिएगा, तभी तो चीजें हो पाएंगी। अगर हम ही सब बोलते भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, वी वांट द अप्रिशिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि ठीक है, वी आर वर्थ फॉर यू, कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है। वरना ऐसे कोई भी वीडियो डालते चले जाए, यूज ही नहीं है तो क्या मतलब, है कि नहीं? तो वो जो चीजें हैं काफी जरूरी होती है। बाकी जो है फ्री वीजा है मंगोलियन सिटीजन के लिए, तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथनिंग ट्रेड थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ थर्ड कंट्री पोर्ट्स, ठीक है। तो भाई हमारे पोर्ट्स वगैरह को भी यूज करके ये सब कर सकते हैं। इनहैंस कॉपरेशन इन यूरेनियम, रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड क्रिटिकल मिनरल्स, तो वहां पे जो है जो भी मिनरल्स वगैरह हो गए, तो वो कोई वहां पे उतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो दे वुड लव टू एक्सपोर्ट। तो उसी पे भी यहाँ पे बात चल रही है कि उसी पे कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सके। सिग्निफिकेंस देखा जाए मंगोलिया का इंडिया के लिए, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो मैंने आपको समझाती है, चाइना से रिलेटेड है ही। इसके बाद इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन की बात की जाए, तो बोथ कंट्री कमिट टू फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, ठीक है, फ्री ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन हो, ये सब जो है चाहते हैं यहाँ पर दोनों ही। एनर्जी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की जाए, तो मंगोलिया इज वास्ट रिजर्व फॉर कोकिंग कोल, ये कोल जो है हमें तो चाहिए ही, है ना। यूजफुल फॉर स्टील इंडस्ट्री, हमारे पास भी है, टाटा से लेके सेल, ये सब जो इंडस्ट्री है उन्हीं की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से ले सकते हैं। इंडिया मंगोलिया रिलेशनशिप की अगर बात की जाए,
तो स्टैब्लिश तो 1955 में हो गया था, बट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 में दी गई। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में 110 मिलियन यूएसडी है बाइलेटरल ट्रेड, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जोड़ के। ज्यादा नहीं है बट ठीक है ना, बिलियन डॉलर्स में जब लगता है तब कि बहुत हुआ, बट धीरे धीरे ये भी चीजें आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। मिलिट्री कोऑपरेशन में जो है एक्सरसाइजेज में नोमैडिक, एलिफेंट एंड खान क्वेस्ट। तो नोमैडिक, एलिफेंट और खान क्वेस्ट जो है ये इसके मिलिट्री ऑपरेशन से बहुत बार पूछ दिया जाता है, मैरी द फॉलोइंग से लेके ये हर एक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हम सेविला फोरम ऑन डेप्थ लॉन्च्ड। अब ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पर किया गया है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, UNCTAD 16 टू टैकल द इनहेंस डेब्ट क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि भाई लोन तो ले रहे हैं, चुका पा नहीं रहे हैं, तो कैसे ले, कब ले, कितना ले, वो सब के लिए हेल्प करने के लिए बेसिकली ये फोरम है। आई बात समझ में? ये फोरम जो है उसके लिए। ग्लोबल आउटपुट डेब्ट की अगर हम बात करें, अब ये जो है आपका 2024 में ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है 102 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, और डेवलपिंग कंट्री के पास भी 31 ट्रिलियन डॉलर। भारत ही डेवलपिंग है, 5 ट्रिलियन डॉलर की तो इकोनॉमी है, वैसे छोटे छोटे कितने होंगे, 31 ट्रिलियन के लिए बहुत है। अब यूएसए में भी बहुत है, समझ रहे हैं, हर एक कंट्री बहुत ज्यादा इसमें डूबी हुई है। अब डेवलपिंग कंट्री बट स्पेंड 1.4 ट्रिलियन ऑन एनुअल डेब्ट सर्विस, हर साल इतना जो है देती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। 3.4 बिलियन पीपल लिव इन नेशन स्पेंडिंग मोर ऑन डेब्ट सर्विसिंग देन हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब जितना हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रहे, उससे ज्यादा सिर्फ लोन चुकाने पे पैसा जा रहा है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये चीजें हैं। इसीलिए जो है सर्विला कमिटमेंट में कहा गया कि एक पाथ दिया गया टू क्लोज द 4 ट्रिलियन एसडीजी एनुअल एसडीजी फाइनेंसिंग गैप जो है, ठीक है। यहाँ पे भी तो इसके लिए पैसा चाहिए ना, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना है, इसके लिए 4 ट्रिलियन डॉलर की जो कमी है इन डेवलपिंग कंट्रीज इन द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीड फाइनेंसिंग फॉर, ये जो फ्रेमवर्क है आपका 2015 से चल रहा है। मेन तो आपको समझ में आया कि भाई इतना है, डेवलपिंग कंट्री का इतना है, क्लियर। लगभग 1/3 के आसपास डेवलपिंग कंट्री ले रखी है, 2/3 डेवलप कंट्री ले रखी है। तो ये नहीं सोचना है कि बस हम डेवलपिंग है इसलिए लिए जा रहे हैं, डेवलप कंट्री का भी हाथ बुरा है। जापान का हाल देखिए, कितना लोन है उन पे, यूएसए पे कितना है, ठीक है। ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपको ये डेटा काफी काम आने वाला है। आजकल ऐसी प्रीलिम्स में पूछ भी दिया जाता है, तो आपकी ओन रिसर्च जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वो डेटा से खेलना, है ना, जब जितना ज्यादा उसे पसंद करेंगे कि भाई डेटा क्या है, नहीं है, स्टैट्स क्या है, तो फॉर योर ओन लर्निंग एंड यू कैन टॉक विद मेनी पीपल कि यार ये है एक्चुअल डेटा, तो ये है, इस तरीके से आज चीजें चल रही हैं। भाई भारत को इतना ये मत समझो, यहाँ पर ये बाकी कंट्री का ये हाल चल रहा है, तो वो जो है काफी जरूरी है ना एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें कोई नेशनलिस्ट भावना वाली बात नहीं आती कि कोई पार्टी या इससे रिलेटेड, वही देश जो है हमारा वो तो देश ही है ना, पार्टी तो क्या आएगी जाएगी, चेंज होती रहेगी, है कि नहीं। राजा महाराजा कौन से कंटिन्यू रह रहे, कौन सी डायनेस्टी कंटिन्यू रह रही, तो वो सबका जो है टाइम के बाद वो चेंजेस होना है ही। प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट। अब ये जो है आपका रशिया ने किया है, लोअर्स हाउस अप्रूव्ड विड्रॉल फ्रॉम प्लूटोनियम मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो है प्रीवियसली 2016 में सस्पेंड किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि यूएस का सैंक्शन लग गया था इसीलिए, ठीक है। अब गोल क्या है, कन्वर्ट प्लूटोनियम इनटू सेफर फॉर्म, एमओएक्स फ्यूल और रिएक्टर में जो है आपका इरेडिएशन, ये इसमें इसको कन्वर्ट कर देना प्लूटोनियम को, जो कि सेफ है एक तरीके से। अदरवाइज जो काफी रेडियो एक्टिव हो जाता है ना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 94 रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो उससे तो काफी ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। भाई पॉल्यूशन बढ़ जाता है, आपको कैंसर सेल से लेके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, तो सबसे भारी एलिमेंट है, ये भी सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। ये सबसे भारी कौन सा है, प्लूटोनियम है, 94 एटॉमिक नंबर है, याद रखेंगे आप। बाकी सेमोएक्स फ्यूल, रिएक्टर्स, इरेडिएशन, ये सब जो है बनता है। यूनाइटेड नेशन राइट काउंसिल। अब इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 इयर्स टर्म्स के लिए है, 26 से 28, जो कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। ये क्या है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, क्लियर। अब इसका काम क्या है भाई, जो प्रमोट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा ह्यूमन राइट्स को ग्लोबली, वही यूनाइटेड नेशन राइट काउंसिल। 2006 में स्टैब्लिश हुआ था, 47 करेंटली मेंबर्स है, 3 इयर्स टर्म्स के लिए सिलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लोगों को, ओके, विथ अ मैक्सिमम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब इस बार होगा तो अगली बार होंगे, ठीक है, मान लीजिए मैं ही बन गया,
तो क्या अगली बार बनूंगा? जी हाँ, बन जाऊंगा। 3 साल के लिए, फिर 3 साल के, फिर क्या डबल से बनूंगा? नहीं, लगातार सिर्फ 2 ही बार कंजिक्यूटिव टर्म के लिए बन सकते हैं। आई बात समझ में? और 3 साल का एक टर्म होता है जो कि इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स। आई बात समझ में? तो 47 मेंबर्स जो है यहाँ पर ये होते हैं। मैं बन गया, मतलब यहाँ पे ये जो मेंबर्स वगैरह है उसकी बात कर रहा हूँ, पता चला कि सर बस। इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। भाई सप्रेस करना बहुत जरूरी है फाइनेंस जो हो रहा है टेररिज्म को, है ना, वरना इसके कारण तो अटैक्स वगैरह भी बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। adopted by UN General Assembly 1999 and entered in 2002। इंडिया ने भी जो है इसे रेक्टिफाई किया हुआ है। क्लियर? इंडिया ने भी जो है इसे रेक्टिफाई किया हुआ है कि भाई कुछ भी करो, सप्रेशन करना फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओके, तो इसलिए आप देखते हो कि जो एनजीओ भी किस तरीके से चल रही है, कहाँ से फंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो हर एक चीज जो है गवर्नमेंट चेक कर रही है, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है एज पर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बोलते हैं ना, जाने जहाने, उसके बाद ही तो सब कुछ है। एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट, वरना इराक, सीरिया, पाकिस्तान, ये सब जैसे देशों का जो हाल है वैसे अगर होने लग गया तो फिर समझ सकते हैं। एरिया इन कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज, अब ये सब देख सकते हैं आप, है ना, म्यांमार में ये जो कुछ एरियाज है रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए, बार बार न्यूज में आ चुका है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है, बस अब मैप देख लीजिए कि भाई कहाँ कहाँ से ये कनेक्टेड है म्यांमार। ठीक है, माउंटेन रेंज में रैंकिन माउंटेन और ये सब जो है आपका दोआना रेंज, ये है हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट हेकाबो राजी। क्लियर? इरावाडी और ये सब जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स है, यंगून रिवर, ये सब जो है यहाँ पे आपको आएगा। मेडागास्कर जो है ये आपको दिखेगा, ये अफ्रीका जो है, ये अफ्रीकन, ये जो है आपका अफ्रीका है। ठीक है, इधर इसी के पास में जो है मेडागास्कर है। क्लियर? इधर जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इसी के पास एक छोटा सा देश है उसमें पुलिस थो वो दिखेगा। तो काफी जो है यहाँ पर कंट्रीज वगैरह इस तरीके से हैं। मेडागास्कर के बाद एंटी गवर्नमेंट जेनजी प्रोटेस्ट हुआ मेडागास्कर में, इसी कारण सरकार गिर गई। नेपाल में भी देखा है आपने जेनजी प्रोटेस्ट। ओके, तो इस पे भी जो है हमने ऑलरेडी प्रीवियस मंथ में आया हुआ है, आई थिंक ये क्या, तो मैंने पहले काफी बड़ा आर्टिकल था नेपाल पे, वो हमने इन डेप्थ अच्छे से एनालाइज किया, उसे डिस्कस किया। तो वो जो है यहाँ पर उसी के बारे में बेसिकली इसलिए न्यूज में है। 90% मेडागास्कर के फ्लोरा एंड फौना इज फाउंड नो वेयर एल्स, मतलब जितने भी फूल पौधे और कुछ इस तरीके से जो जानवर वगैरह है जो वहां पाए जाते हैं वो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं और नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि उसे प्रिजर्व करने की जरूरत है। क्लियर? बाकी अब जो अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी, इसी पार्ट बाई पार्ट कर लिया करेंगे कंप्लीट, आखिरी में क्लब करके डाल देंगे। ठीक है, ताकि तब आपका रिवीजन हो सके। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।